देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से क्रॉस कर रही हैं। मतलब जैसे मान लो, सपोज करो कि ये एक चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये बना दी मैंने चारों तरफ, इधर बना दी, इधर बना दी। ठीक। तो अगर मान लो मैं एक यूनिट एरिया लेता हूं, मान लो मैंने यहां पे एक एरिया बना लिया, तो इस एरिया में से कितनी लाइनें निकल रही हैं बताओ? एक निकल रही है, दो निकल रही है, तीन निकल रही है? कितनी निकल रही हैं बताओ? कितनी तीन निकल रही हैं। तो यही होता है सिंपल टर्म्स में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस जो कर रही हैं उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं। ठीक है। और बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से भी होता है। यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकती है करंट। जैसे मैं अगर सिंपल बोलूँ कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं कि मान लो मेरे पास एक बल्ब है, ये मेरे पास एक बल्ब है और बैटरी से चला रहा हूं इसे मैं, तो ये ग्लो करेगा। मान लो मैंने इसको हटा दिया, और एक मैग्नेट ले ली और इसको मूव कराया मैंने, तो भी ये बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि जो इसकी फील्ड लाइंस हैं, इसके अंदर के जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगाएगी और इसको मोशन में ले आएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में हो जाएंगे और यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। जैसे इस केस में भी बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक, और इस केस में भी क्या हो गया, बल्ब ग्लो कर रहा है। और जब इस बैटरी के पास मैं यहाँ पे कंपास लेकर आऊँगा, तो कंपास में क्या मिलेगा मुझे? डिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या है बेटा? ठीक है, ये सब रिलेट करके पढ़ना आपको ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है क्रॉस कर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया को, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं। तो एक चीज़ और समझना आपको कि ये जो फ्लक्स है ना, ये डिपेंड करता है इंक्लिनेशन पे। यानी जैसे मान लो कि एक मैंने ये सरफेस बना दिया, ठीक है, अभी ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है? ई डॉट डेल्टा एस। यहाँ पे फ्लक्स क्या है? ई डॉट डेल्टा एस। और डॉट को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। समझिए। अब अगर मान लो इसी को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, तो इसका सरफेस एरिया ये हो गया। जो पहले सरफेस एरिया ये था जिसमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, अब यहाँ पे मान लो कि कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो अब तुम्हें ये लेना पड़ेगा, तो ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा लेना पड़ेगा, ये एंगल ये लेना पड़ेगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये याद रखना। समझ गए बेटा? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है? ये बोर्ड में आता है, न्यूटन कूलम इनवर्स न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर का स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें गॉस लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी गॉस लॉ से हमें इसमें दो इसकी प्रॉपर्टीज और हमें डिराइव करनी है। ठीक है। तो गॉस कौन थे भाई? गॉस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस पर काम किया था, और उन्हीं के सम्मान में हमने ये लॉ बना रखा है, गॉस लॉ हम इसे कहते हैं। तो हम दो तरीके से निकालेंगे फ्लक्स निकालेंगे। जब एक स्फेयर हम कंसिडर करेंगे, सपोज करो कि हमारे पास एक स्फेयर है, यहाँ पे क्यू चार्ज है और ये इसका सरफेस है। ठीक है, ये आर है।
ये क्यू है। सर सेंटर में क्यू है। हाँ, सेंटर में चार्ज क्यू है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा ऐसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, डेल्टा एस हो गया। ठीक, तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ई डॉट डेल्टा एस बताया ना, फ्लक्स का फॉर्मूला। सो यस सर। डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा एस को क्या लिखूंगा मैं, इसका डेल्टा एस क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पूरे का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है ना, पूरे पार्ट का अगर निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, 4 पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आसपास से कट जाएगा जो, और क्यू तो था ही यहाँ पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ठीक है सर। फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। लिख लो इसको। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है बच्चे वो है कि गॉस लॉ जो है वो ट्रू किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो, नो वाटर व्हाट इट्स शेप और साइज इज, ओके, क्लोज सरफेस होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, कि राइट साइड, यानी ये राइट साइड है, इस राइट साइड में जो चार्ज आप ले रहे हो सारे का सम लोगे आप। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये क्यूब है, इसमें प्लस क्यू चार्ज लिया है, माइनस क्यू चार्ज लिया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स बताना जरा। यहाँ पे फ्लक्स होगा हमारा 0। फिर फ्लक्स 0 होगा। हाँ, और मान लो मैंने ऐसे ले लिया तो फ्लक्स कितना होगा, 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। ठीक है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि आपके पास एक सरफेस है, सरफेस पे भी चार्ज रखा है और सरफेस के अंदर भी चार्ज रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो सिग्मा क्यू आप लोगे, केवल आप जो अंदर चार्ज रखा है उसको ही लोगे, बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो जिस सरफेस को हम चूज करते हैं गॉस लॉ के लिए उसको गॉसियन सरफेस हम कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बेटा लिखने के लिए आती। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम सरफेस चूज कर रहे हैं उसको गॉसियन सरफेस हम कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई ऐसी गॉसियन सरफेस नहीं चूज करनी है जहां पर डिस्क्रीट चार्जेस हों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज। ठीक है, अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जब चार्ज किसी प्रिसाइज लोकेशन पे मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कभी भी गॉसियन सरफेस को डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हो तो नहीं ले सकते। ये बोर्ड में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आने वाले टाइम का। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, समझ गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉस लॉ तभी यूजफुल है ज्यादा जब सिस्टम के अंदर क्या है, सिमिट्री है। सिमिट्री मतलब जैसे कि ये स्फीयर है, इसको बीच से कट कर सकता हूं तो कह सकता हूं कि इसके अंदर सिमिट्री है। जैसे कि क्यूब है, क्यूब को भी कह सकता हूं मैं क्योंकि इसके अंदर भी सिमिट्री है। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज के लिए, जैसे मान लो सिलेंडर है तो सिलेंडर में भी सिमिट्री है। ठीक है, इसके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसी शेप बना दूं तो कैसे निकालोगे, हैं? तो यहां नहीं हो पाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक है, बिकॉज ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्रिक है। यहां से कट कर सकते हो, देखो यहां पे भी इसको भी कर सकते हो आप ऐसे ही,
लेकिन इसको अगर आप कट करोगे तो आधा आधा देखो इक्वल पार्ट में नहीं जाएगा। तो ये जो शेप है ये अनसिमेट्रिक है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिक के लिए नहीं है। हो सकती है सर, एक ही हो सकती है। सवाल ये है कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख रखा है बच्चे, और इस चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और ये भी एक सरफेस है। तो अगर आप ये देखो कि इस सरफेस का मैं जो इस सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो इसका जो एक वेक्टर एरिया वेक्टर लूंगा मैं, सिर्फ ले लूंगा मैं, ठीक। तो इन दोनों में एंगल कितना बन जाएगा, यहां वाले केस के लिए ई डॉट डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि सरफेस में और इसमें कितना हो रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है ना। हाँ सर। So normal to the surface 3 at every point is perpendicular to E. Normal यस to सर। the surface 3, ये surface 3 है हमारा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे हमने, E डॉट डेल्टा है, तो दोनों में 90 का एंगल बन रहा है, हाँ सर। ठीक। एट एवरी पॉइंट यस सर। परपेंडिकुलर टू E, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 90 का एंगल बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी इस केस में यहां पे जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि किस तरीके से चार्ज स्पेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। तो अगर हम सरफेस पे कर दें, ये सरफेस है सपोज करो, इस पे अगर हम चार्ज रख दें बच्चे, सरफेस पे चार्ज रख दें, यहां पे खूब सारा चार्ज रख दें, ठीक। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी एस, ठीक है, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा तुम्हारे आगे, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिखते जाओ उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी किसी वॉल्यूम पे ऑर्गेनाइज है चार्ज सारा जो है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, किसी रॉड पर रख रखा है मान लो हमने, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, या डी क्यू बाय डी एल, एक ही चीज है ये, ठीक है। ये तीनों काम आएंगे तुम्हारे आगे, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट। ठीक है सर।
यस सर। ठीक है, तो ये लिख लिया सारा चार्ट तुमने? ठीक है, यस सर। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। एग्जाम्पल नंबर बेटा 1.11, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे इसमें। ये एनसीईआरटी का ही है एग्जाम्पल, पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है। तो यहां क्या दिया हुआ है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, और यहां पर क्या रखा है, एक क्यूब रखा हुआ है लाइक दिस। यस सर। ठीक है, यस सर। और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका साइड हमें ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी ए दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी ए दिया हुआ है हमें। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फिक्स कंपोनेंट जो है उसको फंक्शन के फॉर्म में इसने दिया हुआ है। यानी अगर एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स 1/2। ठीक है, और ई वाई क्या हो जाएगा, सर डेल्टा वाई। अल्फा एक्स की पावर 1/2 है ये, और अच्छा। ए की वैल्यू जो है वो 0.1 है। ठीक है, हमें बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना है हमें, और चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है बच्चा। सो अब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि वाई एक्सिस में तो जीरो है, खत्म यहाँ पे, जेड एक्सिस में भी जीरो है, खत्म, यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पे। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स कंपोनेंट में है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। समझ गए मेरी बात, समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब तुम क्या करोगे कि ये जो फंक्शन दिया है ई एक्स एल्फा, एल्फा की वैल्यू भी हमें दे रखी है, एल्फा की वैल्यू भी हमें दी हुई है 800 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो अब तुम देखोगे कि दो साइड पे फ्लक्स होगा, एक इधर होगा, एक साइड पे होगा, एक लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा, एक राइट साइड लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो हमने ये हमें फंक्शन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ निकल रही है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इस वाले एरिया को लूँ, इस वाले एरिया को कंसिडर करूँ, और इस वाले एरिया को कंसिडर करूँ, तो मैं इसका फ्लक्स निकालूंगा। तो फ्लक्स निकालूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड का, और फ्लक्स निकालूंगा मैं राइट हैंड साइड का। फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल कितना बन रहा है, ये तो इसका, ये क्या हो गया, ये जो इसका एरिया एलिमेंट हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, और इसके और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो यहाँ क्या ले लूंगा मैं, cos 180। ठीक है, ऐसे ही राइट साइड में क्या ले लूंगा, यहाँ पे तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। तो एंगल कितना बना इसमें बताओ, कितना बना एंगल इन दोनों में, 0 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब हमें काम क्या करना है कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड निकालना है बेटा हमें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कैसे निकालेंगे हम, फॉर फंक्शन है ना हमारे पास, ई एल लिख लेंगे एक्स की जगह पे, एल्फा लिख लेंगे, और एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, इस पॉइंट की अगर बात करूँ, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है ना, तो इस पे ए लिख लूंगा यहाँ पे, ये है ना फॉर्मूला हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा ए की पावर 1/2। कोई दिक्कत इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे ही राइट साइड में क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स की पावर 1/2 है,
तो अल्फा हो जाएगा और डिस्टेंस कहाँ तक लिया जाएगा, यहाँ तक लिया जाएगा। तो ए और ए ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ए और ए ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a, होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक, अब ये निकल गया तुम्हारा नेट फ्लक्स जो है। अब लेफ्ट साइड वाले को अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट साइड वाला किस तरफ आ रहा है, इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस आई कैप होता है। इधर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, प्लस आई कैप होता है। तो माइनस साइन लगा सकते हो इधर। और कॉस 180 भी कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है, और क्या लिख लोगे, EL_a²। कॉस 180 भी -1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ई नेट निकाल लेंगे इसका। हाँ फ्लक्स सर। लेफ्ट साइड का हो जाएगा फिर ये हो जाएगा E∝A1/2, सरफेस एरिया का a² हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसमें माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही राइट साइड में क्या आ जाएगा, अल्फा (2a1/2)(a²). तो नेट फ्लक्स निकालते हैं, अल्फा 2a1/2.a² माइनस अल्फा a1/2.a²। सॉल्व करो इसको बेटा, सॉल्व करो फटाफट, जल्दी से सॉल्व करो Yes, sir. फटाफट। तो ये देखो a² आ जाएगा, अल्फा भी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा अल्फा a² आ जाएगा, अंदर ये रह जाएगा तुम्हारा 2a1/2 माइनस a1/2। ठीक है, इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, √2 कॉमन आ जाएगा इसमें। ए √2 यहाँ पर आ जाएगा, a आ सकता है कॉमन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2^1/2 माइनस a^1/2। बोलो बच्चे, लिख सकता हूँ ना ऐसे? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा अल्फा a², यहाँ पे क्या आ जाएगा, √a आ जाएगा, और यहाँ पे √2 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लक्स नेट निकल गया आपका। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 800, और a⁻2 और a⁻, ये 1/2 करोगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a⁵/2। तो इसको a⁵/2 लिख सकता हूँ, और √2 -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक आ जाएगा 800, a की जगह बेटा चल गया 0.1, 5/2 √2 -1। ठीक, सब कुछ सॉल्व करने पे लगभग आ जाएगा कितना, 1.05। ये आ जाएगा आपका फ्लक्स नेट निकल गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या बोला था कि Q बताना था, तो B वाला भी निकालना हमें। तो फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा Q/ε0 होता है। तो फ्लक्स तो निकाल चुका है आप, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पूरी यूनिट भी लिखनी है बेटा, बोर्ड में यूनिट भी लिखनी पड़ेगी पूरी, नंबर कट जाएंगे आधे इसके नहीं तो। सो फ्लक्स हो जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ε0 के 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। कितना आ जाएगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, सिंपल।